जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में पीएम मोदी की ज़बरदस्त एंट्री ने हर तरफ सियासी पारा हाई कर दिया है। पहले कश्मीर में श्रीनगर में पीएम मोदी ने होकार भरी, तो वहीं दूसरी तरफ कटरा में पीएम की रैली के जरिए निशाने पर तीनों परिवार रहे, यानी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एक करके पीएम ने आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी के बयानों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वादिये कश्मीर में पूरे 10 साल बाद सियासी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में जब तमाम दिग्गज अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, ऐसे में घाटी में पहली बार बीजेपी अपनी जीत का दम भी भरती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से इंतखाबी मुहिम के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीते दिनों उन्होंने पहली इंतखाबी रैली की। बतौर पीएम चिनाब खित्ते में 45 साल बाद किसी पीएम की रैली हुई। इससे पहले इंदिरा गांधी ने यहां इंतखाबी रैली की थी। यहां से उन्होंने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। इसी कड़ी में श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर को ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ कमल का फूल खिल जाएगा तो यहाँ 4 चांद लग जाएंगे। 25 सितंबर को वोटिंग के सारी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि ये 3 परिवार हैं जिन्होंने सदियों से कश्मीर को लूटने का काम किया है। अब वो चाहते हैं कि पुराने दिन फिर दोबारा लौट जाएं। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए तीनों परिवारों को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम ने कहा कि इन्हीं लोगों की गलत नीतियों के कारण कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। हम दिल और दिल्ली की दूरी को मिटाना चाहते हैं। ये परिवार ही है जिनके कारण घाटी के मासूम बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। एलजी की सरकार ने 50,000 बच्चों को स्कूल में वापस लौटाया है। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की सियासत को जागीर समझ रखा है। उन्होंने कहा कि ये वही कश्मीर है जहां पत्थरबाजों की वजह से अशांति का माहौल हमेशा बना रहता था, लेकिन आज एलजी की हमारी सरकार की बदौलत घाटी में अमन चैन का माहौल है। आगे उन्होंने कहा कि अब रोजगार की बेला है। हम नौजवानों के हाथ से पत्थर छीनकर उन्हें रोजगार दे रहे हैं। पहले फेज की पोलिंग ने यह बता दिया है कि अब जम्मू कश्मीर जाग चुका है। 71, 72, 80% की वोटिंग कश्मीर का नया इतिहास लिख रही है। ये नया इतिहास आपने रचा है। ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तीनों परिवार पर सियासी फायदे का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचलें तेज हैं। ये परिवार कश्मीर के विकास को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो चाहते ही नहीं हैं जो काम आज हो रहे हैं वो हों, लेकिन मैंने भी ये ठान लिया है कि कश्मीर के अपने भाई बहनों के लिए मेरी कोशिश सबसे ऊपर रहेगी। जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना,
जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। श्रीनगर के लोगों के बीच बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए पीएम ने कहा कि लाल चौक पर हमने तिरंगा फहराया है और अलगाववाद के नाम पर दंगा करने वालों को जेल पहुंचाया है। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारी कोशिश पर श्रीनगर की आवाम अपनी मुहर जरूर लगाएगी। मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। पीएम मोदी की दूसरी रैली कटरा में है, जहां वो बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आवाम पीएम के दावों और एलजी के काम पर मुहर लगाती है। ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। तो सियासी मैदान में सब कुछ जायज़ है और सियासी मैदान में बयानबाजी इस हद तक गहरा जाती है कि वो सीधा सीधा चोट करती है। यकीनन कांग्रेस और एनसी दहशतगर्दों के साथ है या दहशतगर्दी के साथ है, इसका हम ज़रूर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और क्या पाकिस्तान का एजेंडा ये दोनों पार्टियां चला रही हैं या चलाने वाली हैं, इसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, इन तमाम चीज़ों पे हम गहराई से नज़र रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के लीडर, और अब्दुल हमीद मलिक साहब हैं, एनसी लीडर, और जगदीप सिंह साहब हैं, कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस लीडर। सबसे पहले जगदीप साहब आप ही की तरफ आ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि इतने बरसों तक, ठीक है 370 ख़त्म हो गया, आएगा नहीं आएगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन इतने साल तक आप पाकिस्तान का एजेंडा लेकर के चलाते रहे जम्मू कश्मीर में। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और वहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे थे आप लोग। आमिर भाई आदाब। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि भूमिका में आपने बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाया। सबसे पहली तो बात ये कि अब ये सारा देश जानता है कि यहाँ चुनाव होंगे, वहां मोदी जी होंगे। मणिपुर में भले एक मुद्दत बीत जाए, ये ना जाएंगे ना उस पर बोलेंगे। दूसरी बात, क्या ये निर्लज्जता का अमृत काल नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जनता को कितना मूर्ख समझता है? आज आपको ये 3 परिवार नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, कठुआ में जब इन्होंने कहा कि बाप बेटा और बाप बेटी को आगे नहीं आने देंगे, तो फिर आपने कितनी निर्लज्जता के साथ पीडीपी के साथ सरकार बनाई, कोई जवाब देंगे आप? और उससे पहले चले जाइए, वाजपेयी साहब के कार्यकाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप थे, तब उमर साहब आपके काबीना में, वो भी मरकज की काबीना में मंत्री थे, तब आप कहा करते थे कि हम फारूक अब्दुल्ला साहब को उपराष्ट्रपति बनाएंगे। आप समझते क्या है जनता को? मतलब ये एक तो कोई दशकों पुरानी बात हो, लोगों को भूल बिसर जाए, समझ में आता है। अभी चंद बरस पहले तक आप पीडीपी के साथ सत्ता आसीन थे, त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर आप सत्ता पे काबिज हुए। बाद में आपने पीडीपी की पीठ पे भी छुरा मारा और एकाएक अपना समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। 10 सालों तक आपने यहां विधानसभा चुनाव नहीं होने दिए। इस प्रदेश का आपने स्टेटहुड छीन लिया। आपको तो यहाँ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप पूरे अहंकार के साथ ये कह रहे हैं कि अगर हमने ली है तो हम ही वापस देंगे। पहले तो ये बताइए आपने ली क्यों थी स्टेटहुड, अगर आपने वापस देनी थी? और माफ कीजिएगा, वो प्रधानमंत्री जो नाले की गैस से चाय बनाते हो, जिनको लगता हो कि रडार से जहाजों का पता नहीं चलता अगर बादल आ जाएंगे, जो 3 दशकों के संतों को एक साथ एक श्रेणी में खड़ा कर दें, उनसे तवक्को भी क्या होगी? और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? आप कहते थे आर्टिकल 370 की टूटन के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप अभी डोडा में थे, 18 घंटे पहले 2 जवान हमारे शहीद होकर हटे। पिछले 6 महीनों में 33 जवानों की शहादत हुई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो आप बताइए आतंकवाद पर आपने क्या किया? बार बार पत्थरबाजों का आप जिक्र करते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, क्या पत्थर
ज्यादा घातक है या गोली बम बारूद ज्यादा घातक है? ये ठीक है कि आपने पत्थरबाजी पर काबू पाया, लेकिन किस बिना पर? जब आपने हजारों की तादाद में कश्मीर के नौजवानों को देश की अन्य जेलों में भेज दिया, ठीक है जो पत्थरबाज है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कितने निर्दोष लोग उस घुन में गेहूं के साथ पिसे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और क्या लाल चौक ही सारा कश्मीर है? अभी परसों इतना बड़ा इनकाउंटर कश्मीर में होकर हटा है, लक्षित हत्याओं का सिलसिला नहीं थम पाया। जम्मू जैसे शांत खित्ते में निरंतर आतंकी हमले होते चले जा रहे हैं। आप किस बात का दावा कर रहे हैं? और माफ कीजिएगा, मैं 2 मिनट और लूंगा जी। अप्रैल 2015 में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू थी हमारी 13.28%। 2019 में ये 8.73% हो जाती है। पर पर्सन कैपिटा जो 12.31% थी वो 8.41% हो जाती है। जम्मू कश्मीर पर जो कर्ज 2014 में 1,12,793 करोड़ था, वो 3 गुना बढ़ जाता है। बेरोजगारी की दर जहां पूरे देश की 6.6 है, जम्मू कश्मीर की 10.7 है। और तो और आप सोशल सेक्टर में आइए जनाब, सुसाइडल रेट जो 2.10 था पर लाख प्रति लाख व्यक्ति, वो 2023-24 में 2.40% हो जाता है। ये बहुत बड़ा फिगर है। और मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स, पेपर लीक, इन सब के अलावा दिया क्या है? और आप जिस एलजी की बात कर रहे हैं, 1300 करोड़ का गड़बड़ झाला उस पर जल शक्ति विभाग का। और तो और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि लोगों के पैसे को अपने बेटे की शादी की सगाई में वो इस्तेमाल करते हैं। और ये आरोप, लेकिन जगदीप साहब, आप जिस जीडीपी की बात कर रहे हैं 7.5% इस मरतबा बढ़ा है, 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप इससे खुश नहीं है? मेरी बात सुनिए आमिर भाई, मैंने जीडीपी नहीं बोला, पहले आप समझिए। ये नेट डोमेस्टिक वैल्यू है, जीडीपी नहीं बताती कि आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ है, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की लागत कितनी है। आप दावा करते हैं ना कि हम बड़े पूंजीपतियों को बाहर से लेकर आए हैं, हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अच्छी बात। जीडीपी से कभी आप किसी विकसित देश में चले जाइए, जीडीपी इज नॉट द पैरामीटर टू असेस व्हाट काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ द स्टेट और द कंट्रीज। If you will have to compare it, you'll have to see the net domestic product value first. ताहिर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। ताहिर साहब, जब आप हुकूमत में थे इन्हीं पार्टियों के साथ, तब पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था? देखिए, 70 साल चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के ये सरकारें बनाते रहे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान की बाकी चीजें हो, पाकिस्तान की तारीफ करके, चाइना की तारीफ करके अपना काम ये लोग चलाते रहे और अपने परिवारों को पालते रहे। वही वजह है कि आज भी पाकिस्तान से एक बयान आता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही है वो सही है, 370 वापस आना चाहिए, 35 से वापस आना चाहिए। बहुत मजबूरियां हैं गांधी परिवार की, अब्दुल्ला परिवार की और मुफ्ती परिवार की। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री साहब, उनकी सोच परिवारवाद को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और देश में हकीकत में अगर बात की जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद, हम बहुत हद तक इस चीज में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस के लोगों के पास आज कोई जवाब नहीं है, कभी वहां की बातें की जाती हैं, कभी वहां की बातें की जाती हैं। हकीकत में ये लोग जमीनी सतह पे अपना वजूद खो चुके हैं। लेकिन चौधरी साहब, अभी बात की जाए, अभी जिस तरीके से वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे जगदीप साहब, उस हिसाब से तो साफ होता है कहीं ना कहीं वो प्रूफ के साथ ये बात बोल रहे हैं और ये कोई ढकी हुई बात नहीं है। नहीं, देखिए जगदीप सिंह साहब का जो तरीका है ना, क्योंकि एक प्रोफेशन से आगे देखा जाए तो जर्नलिस्ट हैं जी, और अब ये कांग्रेस पार्टी में आए, पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस पार्टी में है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे किसी और पार्टी में भी ये जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का पार्टी को गुमराह करना, अवाम को गुमराह करना, उस तरह की चीजें ये हमेशा हर चैनल के ऊपर करते हैं। और इनकी एक ही लाइन रहती है कि भारतीय जनता पार्टी को, हमारा जो अभी तक का हमारा कार्यकाल पूरे देश के अंदर रहा है, उसको कैसे गुमराह करके लोगों को किसी ढंग से बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के बाद जो तरक्की की है, 70 साल देश कहाँ था, आज देश कहाँ है, उस चीज का कंपैरिजन का इनके पास कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ भाग रहा है। नया जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब प्रधानमंत्री साहब ने देखा था, उसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री साहब की 2
बहुत बड़ी बड़ी रैलीज है, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। जब इन लोगों ने चैनल्स के ऊपर इतनी आवाम, इतनी पब्लिक देखी और लोग सुबह 5 बजे से जो उस जगह पे आ चुके थे जहां पे प्रधानमंत्री साहब ने आना था, जितने लोग उस ग्राउंड्स के अंदर थे उससे ज्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। तो ये चीजें इन लोगों को कहीं ना कहीं डगमगा रही हैं। अब्दुल्ला परिवार को भी इस चीज का डर लग रहा है और कांग्रेस को भी लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में इन लोगों ने देख लिया, हार का सामना ये लोग कर चुके हैं, और असेंबली इलेक्शन में दोबारा जब इनको सामने हार नजर आ रही है तो ये बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के दिखाएंगे, बताएंगे, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम इन लोगों के हथकंडे अच्छी तरह से समझता है, कांग्रेस के लोगों के भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। चौधरी साहब, एक चीज समझ में नहीं आई, जिस तरीके से आपने गुमराह करने वाली बात बोला, ठीक है, वो चीज कहां तक दुरुस्त है वो चीज भी हम देखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब जो भी बीजेपी के खिलाफ है, कॉमन क्वेश्चन है, लोगों के भी जहन में आता है ये चीज, आज आप क्लियर कर ही दीजिए कि जो लोग बीजेपी के विपरीत हैं, अलग हैं, वो दूसरों का एजेंडा, पाकिस्तानी एजेंडा, देशद्रोही, विद्रोही कार्य, इस तरह की चीजें क्यों हो जाती है? वो मतलब देश के खिलाफ कैसे हो जाता है, ये चीजें समझ में नहीं आई। फिर वो अगर बीजेपी में आ जाता है तो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चौधरी साहब जी, चौधरी साहब आपसे ये पूछ रहा था कि जो बीजेपी से अलग है, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां हैं या लीडर है, वो देश विरोधी कैसे हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान का एजेंडा कैसे चला देते हैं? फिर वो पाकिस्तान में बीजेपी में आते हैं तो वो जो है सही हो जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, आमतौर पे लोगों के जहन में आता है ये चीज, प्लीज जवाब दीजिए। माफी चाहता हूँ, शायद हमारी टेक्निकल टीम इस चीज़ को दुरुस्त कर लेगी, आवाज़ नहीं आ रही है उन तक, दोबारा हम ये सवाल ज़रूर रखेंगे। एनसी की तरफ आते हैं। मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या आप इस चीज़ के लिए यूज़ टू हो चुके हैं या फिर आपको जवाब भी देना चाहिए इस चीज़ के लिए? नहीं, हम जवाब क्यों नहीं देंगे, हम तो जवाब देंगे। कांधार एयरप्लेन में ले जाकर जो टेररिस्टों को छोड़ा वो कौन थे? बिरयानी खाकर जो बिना इनविटेशन के आ गए वो कौन थे? जो पठानकोट में ऐसे वालों को बुलाया वो कौन थे? लोगों को सारा पता है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ये इनकी बौखलाहट दिख रही है चेहरे पर और जबान से। इनको पता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हमें जनाधार नहीं मिलेगा, तो अब ये इलेक्शन किसी और ले जाना चाहते हैं, ये अपनी बात नहीं करना चाहते। अगर ये बोलते हैं डेवलपमेंट की है तो डेवलपमेंट पर बात करें ना। अगर उन्होंने यहाँ रोजगार दिया उस रोजगार पर बात करें ना। अगर उन्होंने यहाँ सड़कें बनाई उस सड़क पर बात करें। नहीं करेंगे, इनको पता है आपने कुछ नहीं किया है और ये कहीं और ले जाना चाहते हैं इस इलेक्शन को। और दूसरी बात, हमें यकीन था कि अगर पीएम साहब ये कहे, पंडितों की बात करें, ये सही बात है। हम अभी भी शर्मिंदा है कि वो यहाँ से क्यों गए। कश्मीरी हर वक्त ये चाहता है कि पंडित बरादरी हमारी वापस आए, मगर इनको कश्मीरी की बात भी करनी थी, या कश्मीरी भी मरे या 20,000 वर्कर सिर्फ एनसी के मरे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और अपने मुल्क का झंडा ऊपर करने के लिए, उनकी बात भी करनी थी। ये एक ही साइड में बात क्यों करते हैं? ये या हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, वो हम करने नहीं देंगे। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं मोदी जी को कि ये बोलते हैं कि हुकूमत देते स्टेटहुड आएगा। ये क्या बिजनेसमैन बने हैं? ये लेने देने की करते हैं कि आप कुछ दो हम कुछ देंगे, आप कुछ वहां से दो हम कुछ यहां से देंगे। इसका मतलब है ये पीएम नहीं है, अब बिचौलिया बन गया है, अब ये बिजनेसमैन बन गया है। तो कल अगर यही लोग, हिंदुस्तान के लोग इससे कहें कि आप 15 लाख दे दो फिर हुकूमत बनेगी, आप 300 रुपए गैस कर दो फिर हुकूमत बनाएंगे, आप 2000 करोड़ दो तो हम आपकी हुकूमत बनाएंगे, आप 24,000 नौकरियां, 24 लाख नौकरियां दो तो हम आपकी हुकूमत बनाए। तो ऐसा नहीं कहते। एक पीएम जो डेमोक्रेटिक कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का पीएम होता है, उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बिचौलिए की बात है कि आप कुछ दो हम कुछ देंगे, आप हमें हुकूमत बना दो हम स्टेटहुड देंगे। क्या ये ऐसा नहीं? अगर हुकूमत चलो इनकी नहीं बनी तो ये क्या नहीं देंगे? अगर ये बड़ापन दिखाते यहाँ कश्मीर में, कश्मीरी लोगों के सामने लाल चौक में ये बोलते हुकूमत किसी की भी आए, हमने वादा किया है आपके साथ स्टेटहुड, तो हम आपको स्टेटहुड वापस देंगे। तो फिर टेररिस्टों के साथ हमें जोड़ने की जो बात इसने कही वो गलत बात
चाहते हैं, हम कंडम करना चाहते हैं ऐसे स्टेटमेंट को, क्योंकि पीएम के मुंह से, पीएम की जबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमने शहादतें दी है इस मुल्क को बचाने के लिए। यहाँ फौजियों के साथ हमने लड़ा है, यहाँ का झंडा ऊपर करने के लिए, झंडा ऊपर आसमान पर पहुंचाने के लिए हमने काम किया है। एक साइड की बात करना ये इसके इखलाकी फर्ज नहीं थे, ये पीएम की बात नहीं थी। एक पीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ बंदा ऐसी बात करे तो बहुत दुख लगता है। तो ऐसी बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये सबको पता है कि बिरयानी खाने या कब्र पर या पठानकोट या बाकी चीजों में ये कांदार जो टेररिस्ट छोड़े गए वो कौन लोग थे, ये सबको पता है। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हमने सिर्फ यहाँ मुकाबला किया है उस टेररिज्म के साथ जो यहाँ 90 से आया था। 20,000 वर्कर अपने शहीद करवाए, तो इतनी परेशानियां हमने सही है। और हमें आज टेररिस्टों के साथ या पाकिस्तान के साथ जोड़ना ये पीएम को शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम नेशनलिस्ट पार्टी है। या एनसी एक बड़ी पार्टी है, 1947 से आज तक 1931 में बनी है, तो ये हम ही थे। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। अगर एनसी न होता तो शायद ये लोग कुछ और फैसला करते, मगर एनसी ने एक अच्छा फैसला करके अपनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री पर भरोसा करके, गांधी जी पर भरोसा करके, जवाहरलाल जी पर भरोसा करके, तो हमने उनके साथ एसेशन किया। हम उसमें पछताते नहीं है, हम बाय चॉइस उनके साथ गए। मगर जो ये बातें आज हो रही है तो इससे बहुत दुख होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करे, तो इसके ठीक है। इसका जवाब भी ले लेंगे कि क्या एनसी और कांग्रेस आतंकवादियों के आका हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले कटरा में क्या कुछ कहा है मैं आपको बता दूं। श्रीनगर के बाद पीएम मोदी ने कटरा में भी एक बड़ी रैली की और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। माता वैष्णो देवी असेंबली हलके से बीजेपी ने कुलदीप राज दुबे को टिकट दिया है, जहां पे उनका मुकाबला कांग्रेस के मुमताज अहमद से है। बता दें कि जम्मू रीजन में मेन मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में मानी जा रही है। यही वजह है कि अपने खिताब के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर कांग्रेस मुकामी जमातों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। पीएम ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वोट देकर के कांग्रेस को मजबूत ना करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पड़ोसी मुल्क के एजेंडे पे काम कर रही है। मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, खास तौर पे कि जैसे पीएम साहब कह रहे हैं कि नफरत की दुकान में, मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान हैं। क्या लगता है आपको? आमिर भाई जी, आप ही से पूछिए। पहले मैं थोड़ा सा आपको पुराने इतिहास में ले जाऊं। जी बोलिए। वैसे तो डॉक्टर ताहिर बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सवाल मैंने उनसे पूछे वो उन पर नहीं बोले। वो 70 सालों पर चले गए। तो चलिए जरा 70 सालों का इतिहास बता दूं। मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अभी उतनी नफासत से बात को रख नहीं पाए। कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। पहली तो बात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जब नेहरू जी से शेख अब्दुल्ला साहब की मुलाकात हुई लाहौर जाते वक्त, तो इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। जब हिंदुस्तानी फौज अपना डकोटा जहाज लेकर पहली बार कश्मीर श्रीनगर में उतरनी थी, तो जब बिजली गुल थी, तो शेख अब्दुल्ला साहब 1000 से ज्यादा लोगों को बम टार्च लेकर उस जहाज को इन्होंने रास्ता दिखाया। तब फौजी बूट यहां पर उतरा और कश्मीर बचा। और पहला मैं बताना चाहता हूं, कौन था मकबूल शेरबानी? वो पहली शहादत है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, जिसने उन कबायलियों को और कबायलियों के भेष में छिपे पाकिस्तानी फौजियों को बरगलाया, गलत रास्ते पर लगाया और हमारी फौज ने उनको निपटाया। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये आदमी हिंदुस्तानी फौज के साथ है, तो उसके माथे पर यहां लोहे की प्लेट से कीलें गाड़ी गई, एक तरह से क्रूसीफाई किया गया उसको जी। तो इनको ये कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए था। और उन्होंने ठीक कहा कि ये फैसला उस वक्त, अगर शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त खड़े नहीं होते पूरी ईमानदारी के साथ नेहरू जी के साथ, तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस की बात करते हैं, जरा मुझे बताइए, अरे पाकिस्तान को तो ख्वाब में भी हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नजर आती होंगी, जिन्होंने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा कर दिया। जब वो जातियों पर उतरे, जब उन्होंने अत्याचार शुरू किया, जुल्म किया, मुक्ति वाणी बनाकर उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान को कितनी मर्तबा धूल चटाई, लाहौर तक जो इलाका है वो जीता और अपने बड़प्पन की मिसाल देते हुए बड़े भाई की भूमिका में उसे वापस किया। तो बार बार कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, देखिए होता क्या है, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में जमीन आसमान का नहीं, आकाश पताल का अंतर है।
आप इनके खिलाफ बात करेंगे तो वो राष्ट्रद्रोह कैसे हो गया? और मैं पूछना चाहता हूं, जो भाई साहब यहां बैठे थे, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, मैं नाम ले रहा हूं, अजीत पवार, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, केस क्लोज। प्रफुल्ल पटेल, इंडियन एयरलाइन मर्जर केस क्लोज। रविंदर सिंह, सन ऑफ अमरिंदर सिंह, इनकम टैक्स फ्रॉड, केस क्लोज। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन स्कैम, केस क्लोज। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, हिमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनायक, सीएम रपेश, ज्योति मिर्दा, वाईएस चौधरी, नवीन जिंदल, कृपा शंकर सिंह, तपस राय, गीता कोड़ा, ये कौन है? ये 25 के 25 चोर अली बाबा की पार्टी में कैसे आ गए? पहले तो इनको कोसा करते थे। मैं बताता हूं